राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और इस समय अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, जो ये आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा है, इसमें खास बात तो ये देखने को मिली कि राकेश टिकैत साहब भी पहुंचे यहाँ पे। तो क्या ये संकेत है कि तमाम जत्थेबंदियां एक साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगी? देखिए, दिल्ली चलो का कार्यक्रम 13 फरवरी से जारी है और 13 फरवरी को लाखों किसान पुलिस का इतना दमनकारी रवैया होने के बावजूद दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारों पे हरियाणा सरकार ने जो जुल्म और ज्यादतियां की, पूरा देश पूरी दुनिया उसकी गवाह बनी कि किस तरीके से देश का पेट भरने वाले अन्नदाता के ऊपर जहरीली गैसों के गोले छोड़े गए। 10 महीने तक जब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, पहले सरकार कहती थी आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के आ जाइए, पैदल जाने लगे तो भी दिक्कत कर रहे हैं। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार 26 नवंबर से अपना आमरण अनशन शुरू किया। आज उनके आमरण अनशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर हम 18 घंटे रोटी ना खाएं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक 68 वर्षीय किसान नेता जो पिछले 4 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, उसको 18 दिन हो गए उन्होंने ना कुछ खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान मोदी सरकार इतनी ज्यादा अहंकारी हो चुकी है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को वो बात करने लायक भी नहीं समझ रहे, उनकी बात सुनने लायक भी नहीं समझ रहे। और हम क्या मांग रहे हैं? मांग तो हमारी है ही नहीं। जो अलग अलग समयों पे हमसे वादे किए गए थे, हम तो वो कह रहे हैं कि वो वायदे पूरे कर दीजिए। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने खून से हस्ताक्षरित चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि आपने ये हमसे वादे किए। 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सिफारिश करी कि डॉक्टर साहब, किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई भी लेन देन होगा वो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अब तक वो नहीं किया है। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो कहते थे कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50% फार्मूला लागू करेंगे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। 2018 में कीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्ना हजारे जी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अनशन किया। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी प्रधानमंत्री कार्यालय की एक चिट्ठी लेकर आते हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साइन थे। और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 6 साल बीत गए, आज तक वो वादा अधूरा है। 2020-21 का आंदोलन खत्म होते समय सरकार ने चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा था कि हर किसान को एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। यानी सुनिश्चित करने को अंग्रेजी में बोलते हैं एंश्योर करना, गारंटी करना। लेकिन उसको भी लगभग 3 साल बीत गए, सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। तो आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उन्होंने कल अपनी चिट्ठी में ये लिखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सिर्फ किसान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए दिया जा रहा है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू लिव के समान है, जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। लेकिन हमें हमारा फंडामेंटल राइट भी नहीं दिया जा रहा। इसलिए उनको 18 दिन हो चुके आज आमरण अनशन को। और अभी कल अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई थी, उस टीम ने कहा कि इनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी किडनियां जवाब दे सकती हैं और कभी भी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि इनका बीपी पल्स रेट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में भी क्लियर किया और हम भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर डल्लेवाल साहब की जिंदगी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। लेकिन क्या केंद्र की ओर से या सूबे के किसी नेता की ओर से कोई पहल की गई है? अभी तक कोई बुलावा, कोई चिट्ठी, कोई फोन कॉल या कोई संदेश आया है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे से अभी कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया है। अभी हमसे किसी तरह की कोई बातचीत सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आई है। हम ये जरूर कहते हैं कि कोई मुद्दा कितना ही बड़ा हो, उसका समाधान बातचीत से ही होता है। हमने पहले 4 दौर की मीटिंग करी, सरकार के हर सवाल का तर्क सहित जवाब दिया, लेकिन सरकार के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी जब रूस जाते हैं, जब
यूक्रेन जाते हैं और व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का समाधान बातचीत से ही होगा, लेकिन अपने देश के किसानों से बातचीत नहीं करते, उनको पराया समझते हैं। तो वो जो उपदेश दे रहे थे वो शांति के और बातचीत के, तो क्या वो सिर्फ दुनिया के लिए और कैमरे पे दिखाने के लिए थे, या सच में वो विश्वास करते हैं इस बात में कि बातचीत से ही मुद्दों का हल निकलता है? यदि वो विश्वास करते हैं तो उनको किसानों से बातचीत करनी चाहिए और अलग अलग समय पे जो वायदे किए गए थे वो पूरे करने चाहिए। अब लेकिन इस समय जो आंदोलन से बाहर का जो एक और पक्ष है वो ये कह रहा है कि अब ये जो आंदोलन है इसमें सिर्फ पंजाब के किसान क्यों हरियाणा की खापें, हरियाणा की जत्थेबंदियां, उनको बुलावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए जी कि जब 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च हुए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, तो जी 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर सरकार ने डिप्लॉय करी। गांव गांव में जाके लोगों को धमकियां दिलाई कि जमीन कुर्की कर लेंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे, गांव के गांव सील कर दिए। उसके बावजूद लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। खेड़ी चौपटा में किस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, वो जी सबने देखा, हम सबने देखा। हम्म बंदूक के दम पे सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे पंजाब से हजारों की संख्या में, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। और जहां तक बात है न्योता देने की, तो देखिए ये पूरे देश की लड़ाई है, अकेले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की लड़ाई नहीं है। जिस भी किसान भाई को, जिस भी नेता को, जिस भी सामाजिक व्यक्ति को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून की जो पेंडिंग हमारी मांग रह गई उसको पूरा करने के लिए हमें लड़ना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को ये लगता है वो जिंदा जमीर के लोग 13 फरवरी से सड़कों पे बैठे हैं, उनको 300 दिन से ऊपर का समय हो गया। बाकी हम्म आज भी जो कुछ साथी आए अलग अलग संगठनों के, कोई साथी आता है उसका सत्कार है, उसका सम्मान है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल, कोई संदेश आपके पास नहीं आया है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं है। अब संसद में बड़ी चर्चा हो रही है, चाहे मैं राज्यसभा सांसदों की बात करूं या फिर मैं विपक्षी दल के सांसदों की बात करूं। हालांकि ये उम्मीद भी की जाती है जनमानस की ओर से कि जो विपक्षी सांसद है वो और मुखरता से आवाज उठाएं, जो विपक्ष है वो और मुखरता से आवाज उठाए। तो क्या ऐसा आप लोगों को भी लग रहा है कि जो विपक्ष को एक मत होकर किसानों के बीच में आना चाहिए, सड़क पर संघर्ष करना चाहिए? क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से तो लगातार दलील दी जा रही है कि हम तो एमएसपी पर तकरीबन ये 22 फसलें बताई हैं कि उन पर हम एमएसपी दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप एक बड़े ही ईमानदार पत्रकार हैं। जो हरियाणा सरकार दुष्प्रचार करती है कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हाँ माफ कीजिए, 24 फसलें। जी जी नायाब सैनी जी कहते हैं मैं 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा हूँ। मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है वो साहस दिखाएंगे उस सवाल का जवाब देने का, कि क्या कोई राज्य सरकार, चाहे किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या उसके पास कोई ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से वो एमएसपी डिक्लेयर कर दे? किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई संस्था नहीं है। एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा, और वो हर साल 22 फसलों का ही एमएसपी डिक्लेयर करती है। 6 फरवरी 2024 के भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज है जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हमने 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, रबी और खरीफ की फसलों का। इसके अलावा जो गन्ने की फसल है उसका एफआरपी डिक्लेयर होता है सेंटर द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ जोड़ के एसएपी उसको बोल दिया जाता है। तो टोटल मिला के 23 फसलों की ही एक तय कीमत डिक्लेयर करी जाती है। नायाब सैनी जी कह रहे हैं मैं 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा हूँ। अरे 24वीं फसल का तो एमएसपी भी डिक्लेयर नहीं होता नायाब सैनी जी, आप कहाँ से दे रहे हो? कहाँ से आपको ये कोई गुमराह कर रहा है? आपको विचार करना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, तो आपको विचार करना चाहिए कि इस तरीके की गलत बयानबाजी ना हो। अगर आपके सलाहकार गलत हैं तो आप उनको भी थोड़ा दुरुस्त कीजिए। 24 फसलों का तो एमएसपी ही डिक्लेयर नहीं होता। और जहां तक बात है एमएसपी मिलने की, तो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, मुख्य तौर पे पीआर धान में और गेहूं के लिए एमएसपी मिलती है। उसके अलावा जब सरसों की भी खरीद होती है तो उस पर एक लिमिट लगा दी जाती है कि 6 क्विंटल पर एकड़ ही खरीदेंगे। बाकी जो उसकी पैदावार होती है किसान की, वो बेचारा परेशान होता रहता है। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये 24 फसलें फलाना ढिमका, ये लेकिन सारी चीजें 24 सिर्फ फसलें हैं बयानबाजी भी तो है। नहीं ना। 24 फसलें कौन सी हैं? मैंने शायद कुछ ब्यौरा पढ़ने की कोशिश की तो उसमें नारियल भी था। तो हरियाणा में तो शायद ही मैंने देखा हो कि कोई नारियल बोता हो, उसकी खेती हो।
है ना। वो तो उनमें तो वो फसलें भी नहीं है जो हम बोते हो या जो जो फसलें हमारे जी इस सूबे के हिसाब से हों। जी। नहीं, सही कहा आपने, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो फसलें होती हैं, बाजरे की आप बात कीजिए, क्या बाजरे की खरीद एमएसपी पे होती है? क्या सरसों की खरीद एमएसपी पे होती है? तो ये सरकार को विचार करना चाहिए। बाजरे का ये 8 क्विंटल की लिमिट लगा देते हैं, सरसों पे 6 क्विंटल की लिमिट लगा देते हैं, तो सूरजमुखी की खरीद के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है, लेकिन वो जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं या वहाँ के जो आगू हैं उनसे आपकी बातचीत होती है, क्योंकि वहाँ फोर्स की बड़ी चौकस तैनाती है। ये देख के बड़ा हम कहें कि मुश्किल प्रतीत हो रहा है हम लोगों को भी कि किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे। सीमेंट की हैवी बैरिकेटिंग है, मैं कहूँ कि तकरीबन हजारों की संख्या में जवान वहाँ मुस्तैद हैं। देखिए, खनौरी बॉर्डर पे अभी हम हैं और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन के 18 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अभी हम सारे उस चीज को लेके चिंतित हैं और उनके स्वास्थ्य को लेके, और दिन रात यहाँ पे किसान पहरेदारी करते हैं। पूरी सिक्योरिटी की कई लेयर लगाई गई है, क्योंकि किसी भी समय प्रशासन मोर्चों पर हमला कर सकता है, इसीलिए पूरे तरीके से सारे किसान साथी मुस्तैद हैं। क्या यहाँ ऐसी कोशिश हुई है किसानों पर इस तरह नहीं, अब हमले 25 की या? तारीख की रात को जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद परसों रात को हमारे पास पुख्ता सूचना मिली थी कि रात को 2 बजे केंद्र सरकार के इशारे पे मोर्चे पे बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन लोगों ने जो मुस्तैदी दिखाई, लोगों पूरी रात जागते हैं, उसके बाद सरकार पीछे हट गई। जी, मैं कहूँ कि अब 14 दिसंबर को किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से तो वो कूच कर रहे हैं, तो खनौरी का क्या इस तरह का कोई प्लान है या खनौरी बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी रहती है? खनौरी का कोई प्लान नहीं है ऐसा कूच करने का। दोनों मोर्चों ने तय किया था कि खनौरी बॉर्डर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन शुरू करेंगे 26 तारीख से, और 10 दिनों में अगर सरकार ने बातचीत नहीं की तो 11वें दिन से पैदल जत्थे जाएंगे शंभू बॉर्डर से 101 की संख्या में, क्योंकि सरकार ये कहती थी हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है, किसान पैदल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अब सरकार उस मामले में भी एक्सपोज हो गई है, और ये समझ में आ गया लोगों को कि सरकार को ट्रैक्टरों से नहीं, किसानों से दिक्कत है। जी, अभिमन्यु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।